हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? और कैसा चल रहा है? मतलब मुझे फीडबैक दो यार, मुझे कमेंट्स में फीडबैक दो कि कैसा चल रहा है, बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई रियली रियली वांट कि अगर ये टॉपिक्स आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जो भी आप परस्यू कर रहे हो, वेदर यू आर इन 11th, whether you are in BCom, where you are doing masters, pursuing PhD, this topics are really common, ठीक है? और आप जनरल नॉलेज के लिए ये पढ़ना चाहते हो, whatsoever, just put comments, गिव सम सजेशंस कि ऐसा नहीं ऐसा है। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू अप्रिशिएट, बिकॉज ऑनलाइन मोड है, मुझे नहीं पता कौन वीडियो देख रहा है, मुझे नहीं पता कौन सीख रहा है, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि 0.1% भी आपको हेल्प हुआ है आपकी स्टडीज में, प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है? सपोर्ट इन द सेंस शो सम लव, ठीक है? दैट्स ओनली वे यू कैन सपोर्ट मी। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन और सिंपल एप्लीकेशन। पहले तो भैया चैप्टर के नाम की पढ़ाई करते, फिर हम चैप्टर की पढ़ाई करते, यही हमारा रिवाज रहा है अब तक का, ठीक है? तो ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। सबसे पहले ये प्राइस का मतलब क्या होता है, ठीक है? दूसरा, डिटरमाइन कैसे होती है प्राइस, और एप्लीकेशन मतलब कैसे मार्केट में उसको अप्लाई किया जाता है, दैट इज एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? तो देखो बेटा, प्राइस क्या है ना, किसी भी चीज की वैल्यू, जब भी, मैंने आपको पहले बताया है कि इकोनॉमी के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक है बायर, एक है सेलर। क्या है? एक बायर है और एक सेलर है। बायर कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है और सेलर सप्लायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगर यहां से आया है एक बायर, यहां से आया है एक सेलर, अब ये दोनों कहां मिल रहे हैं? एक मार्केट में मिल रहे हैं। मैं आपको मार्केट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं कि मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, मार्केट एक कॉन्सेप्ट है जहां पर बायर और सेलर मीट कर रहे हैं। इट कैन बी फिजिकली, इट कैन नॉट बी फिजिकली, इट कैन बी ऑनलाइन ऑल्सो, ठीक है? तो बायर और सेलर लेट से एक कमोडिटी को लेने के लिए मिले हैं। इस कमोडिटी का नाम है लेट से ए कमोडिटी। अब मुझे एक बात बताओ कि इस कमोडिटी को बायर कितने रुपए में खरीदेगा और सेलर कितने रुपए में बेचेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मुझे एक बात बताओ। अब आपका मन में एक बात आएगी कि मैम देखा जाए तो आइडियली ये माल सेलर का है, तो उसी को डिसाइड करना चाहिए कि उसको उसका माल कितने में बेचना है। बट यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सेलर कुछ तो भी प्राइस बेच सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि सेलर, मान लो इस चीज का, फॉर एग्जाम्पल ये एक आज क्या है मेरे पास दिखाने के लिए? ओके, आई हैव दिस फ्रिज मैग्नेट जिसका मैग्नेट निकल गया है। तो ये मैं आज व्हेन आई वेंट टू उदयपुर आई बॉट दिस, तो मैंने ये खरीदा है लेट से 40 रुपीज में। कितने रुपीज में? 40 रुपीज में। अब आप बोलोगे मैम ये 40 रुपीज प्राइस कैसे डिसाइड हुआ इसका? तो मैं बोलूंगी मुझे तो भैया ने कहा 40 रुपीज दे दो तो मैंने दे दिया, बट ऐसे नहीं होता है। सेलर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर सेलर चाहे तो भैया वो तो ज्यादा से ज्यादा ही पैसा कमाना चाहेगा ना, वो बोल देगा कि 4000, तो बायर खरीदेगा क्या 4000 में? नहीं खरीदा, क्योंकि यहां पर हम जो प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। टाइप्स ऑफ मार्केट में मैंने आपको मार्केट में वो पढ़ाया है कि कितने टाइप्स के मार्केट होता है, तो उसमें मैंने आपको एक मार्केट का टाइप बताया, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहां पर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है। क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज। दूसरी बात है, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ऊपर से जो सिंगल फर्म है, कोई एक पर्टिकुलर फर्म है, वो हमेशा क्या रहेगी? प्राइस टेकर रहेगी। क्या रहेगी? प्राइस टेकर। और प्राइस मेकर मतलब अगर ऐसा सोच रहे हो कि एक पर्टिकुलर फर्म प्राइस बना सकती है, तो नहीं। प्राइस मेकर कौन होगी? इंडस्ट्री। कौन होगी? इंडस्ट्री।
ट्री होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हमने किसमें पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन में। अब परफेक्ट कंपटीशन में मुझे एक बात बताओ, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी। अगर मान लो आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा है, डिमांड का कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कौन सा कर्व है, डिमांड, क्योंकि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। बेटा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी परचेस के बीच में। मतलब जितना प्राइस कम होगा क्वांटिटी परचेस बढ़ेगा, इसलिए डिमांड हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वहीं पर जो सप्लाई कर्व है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि वो दर्शाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। किसके बीच में, सेम प्राइस और आउटपुट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसलिए सप्लाई कर्व हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, और डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, ये मेरा थोड़ा बढ़िया सा नहीं बना है, मैं नीचे और अच्छे से बनाती हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो ये है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और ये है आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। मुझे बताओ, ये है सप्लाई, ये है डिमांड, ठीक है, ये है आपकी क्वांटिटी, ये है आपकी प्राइस। ठीक है, अगर मैं इतना क्वांटिटी बेचूं तो देख रहे हो सप्लाई, अगर मैं इतनी डिमांड कर रही हूं तो सप्लाई तो इतना है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर इक्विलिब्रियम बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। यहां पर इतना ज्यादा, यहां पर क्या है, डिमांड ज्यादा है, यहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। देख रहे हो डिमांड कितनी ज्यादा है पर सप्लाई कम है, पर वहीं पर यहां पर सप्लाई इतना ज्यादा है बट डिमांड कम है। तो क्या यहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ पाएगा, क्या मार्केट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन जहां पर, पोजीशन वेयर वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्ले। ऐसा इक्विलिब्रियम मतलब बहुत जगह आपको यूज आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, पर उसका मतलब एक ही है कि एक ऐसा पोजीशन जो बेस्ट पोजीशन हो, ऐसा पोजीशन जहां पर आप स्टे करना चाहो, विच इज द आइडियल पोजीशन फॉर यू, दैट इज योर इक्विलिब्रियम। तो यहां पर देखो, जितनी डिमांड है उतनी ही यहां पर सप्लाई, मतलब यहां पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो क्या मैं ये वाली प्राइस रख लूं, नहीं। क्या मैं ये वाली प्राइस रख लूं, नहीं। क्या मैं ये वाली प्राइस रखूं, नहीं। मैं वो प्राइस रखूंगी जहां पर मेरा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, वो होगी मेरी प्राइस। क्या होगी, मेरी प्राइस होगी। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, हम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो हम कौन से कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस बात को ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब अपन देखते हैं बुक में, ठीक है, मेरी बात सुनो, अब अपन इसी को बुक में 1 by 1 रिवाइज करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड सप्लाई हमें अंडरस्टैंड करता है एक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक है, डिमांड होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, वरना क्या, कौन खरीदेगा, सप्लाई होना चाहिए, कौन बेचेगा, और एक मार्केट इक्विलिब्रियम होना चाहिए जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन द मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है, मैं आपको समझा चुकी हूं, जहां पर फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। तो यहां पर मार्केट डिमांड कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और मार्केट सप्लाई कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एक्ट एज काउंटरिंग फोर्सेस, एक दूसरे को एनकाउंटर करते, काउंटरिंग फोर्सेस विच मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। मार्केट इक्विलिब्रियम इज determined when the quantity of demand of a commodity becomes equal to quantity supply। यही बात मैंने आपको समझाई है कि जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे,
मार्केट इक्विलिब्रियम। द प्राइस डिटरमाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्केट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस प्राइस को क्या बोलेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर बनी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। समझ गए। अब इस चार्ट को देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी विद द हेल्प ऑफ वन नोट, इसको यहाँ पे चार्ट में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। अगर 2 रुपए है चॉकलेट का और डिमांड 100 है बाकी सप्लाई 20 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे शॉर्टेज हो गया सप्लाई का। अगर डिमांड प्राइस 4 रुपए है और अगर मार्केट में डिमांड 80 है बाकी सप्लाई तुम 40 का ही कर पा रहे हो, फिर से सप्लाई का शॉर्टेज आ गया। पर अगर प्राइस 6 है तो यहाँ पर खरीदने वाले 60 है और हमारे पास सप्लाई भी 60 का है, तो हम 6 रुपए में क्या करेंगे, 60 चॉकलेट को बेचना मंजूर करेंगे। ना तो इसमें कमोडिटी का शॉर्टेज होगा और ना तो इसमें कमोडिटी का सरप्लस होगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई प्राइस डिसाइड करते हैं तो एक्सेस सप्लाई होता है और यहाँ पर अगर कोई प्राइस डिसाइड करते हैं तो एक्सेस डिमांड होता है। इसलिए हमेशा प्राइस कहाँ पर डिसाइड होती है, एट अ इक्विलिब्रियम प्राइस। कहाँ पर डिसाइड होती है, एट अ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या है। एक्सेस डिमांड नाम में लिखा है, एक्सेस मतलब ज्यादा, डिमांड यानी जो डिमांड कर रहा है। डिमांड ज्यादा है अगर सप्लाई के कंपैरिजन में तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। ये इतना जो आपको एरिया दिख रहा है ये एक्सेस डिमांड का है और इतना जो आपको एरिया दिख रहा है वो एक्सेस सप्लाई का है। Excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than quantity supplied at a prevailing market price. Excess supply क्या होता है, excess supply वो situation है जब हम डिमांड इतनी नहीं है मार्केट में, उसके बाद भी सप्लाई बहुत ज्यादा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑनियन है या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ऑनियन का। जब मान लो उसकी खेती बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा उसकी फसल उग गई है, तब मार्केट में क्या होगा, उसका एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। और एक्सेस सप्लाई हो गया है बाकी मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो आगे क्या होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आगे बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगी। वेबल और नॉन वायबल इंडस्ट्री क्या होती है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझो। 3 नंबर में पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री विथ इट्स डायग्राम। वायबल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर सप्लाई कर और डिमांड कर कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करते ही करते हैं, उस इंडस्ट्री को कहते हैं वायबल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर डिमांड कर और सप्लाई कर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते उसको कहते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्री। इन अ नॉन वायबल इंडस्ट्री सप्लाई कर्व लाइज अबोव द डिमांड कर्व। हमेशा सप्लाई कर्व कहाँ रहेगा, डिमांड कर्व के ऊपर रहेगा। lies above the demand curve as price is too high for the consumer. It happens when the price at which producer ready to produce is so high that the consumer are not willing to buy even a single unit. As a result, the product is not produced. For example, producer कोई ऐसी चीज बना रहा है जो कि इतनी ज्यादा महंगी है, इतनी ज्यादा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। प्रोड्यूसर वो चीज क्यों बनाएगा भाई जिसकी डिमांड ही नहीं है, एक बार दिमाग लगाओ, बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्यों होगा उस बात का। पर फिर भी अगर प्रोड्यूसर उस इतनी महंगी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, कर भाई, कोई नहीं खरीदने वाला तुझसे, तो सप्लाई कर्व कभी भी डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उस इंडस्ट्री को कहेंगे नॉन वायबल इंडस्ट्री। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको पढ़ाया इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, जहां मिल गए इक्विलिब्रियम। पर मान लो कि जब इक्विलिब्रियम में चेंज आए, इक्विलिब्रियम में चेंज कौन लाएगा इक्विलिब्रियम में चेंज, इक्विलिब्रियम या तो डिमांड में कुछ चेंज आ जाए या तो सप्लाई में कोई चेंज आ जाए। अगर डिमांड और सप्लाई में कोई चेंज आएगा तभी इन दोनों के इक्विलिब्रियम पे भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, जैसे डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन।
डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट तो प्राइस के कारण होता है और शिफ्ट अदर फैक्टर्स के कारण होता है। तो जितने भी अदर फैक्टर्स है उनके कारण डिमांड में अगर शिफ्ट आ जाए, अब वो शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेम सप्लाई में भी शिफ्ट आ जाए ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जैसे कि प्राइस इन चेंज ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट एंड टेक्नोलॉजी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिमांड सप्लाई में अदर रीजंस पढ़ा चुकी हूँ, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है। अब जब इंक्रीज इन डिमांड होगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड। कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड, और फिर हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा। पर मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। ये बात ध्यान रखना कि कम होने से लेफ्टवर्ड होता है और जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है। चेंज इन सप्लाई, जब सप्लाई बढ़ती है तो वो कहां जाती है, अपवर्ड, और जब सप्लाई में इंक्रीज हो जाएगा तो वो कहां जाएगी, उसका भी इधर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरफ में। और जब सप्लाई कम होगा तो देन इट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और जब दोनों में चेंजेस आएगा तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इन ऑल द सिचुएशन यहां पर मिलेगा। तो इसमें देखो ज्यादा ऐसा माइंड, जिसने डिमांड सप्लाई पढ़ा है, जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। ये अलग अलग ग्राफ बना के रखे हैं, इनको आप स्टडी करना। ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन का। पहले प्राइस सीलिंग, हाँ ये देखो, अब हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं पहले। सम एप्लीकेशन मतलब जो ये मैंने अभी आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, ये मार्केट में कैसे अप्लाई होता है। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार आता है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब होता है, प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, अगर मैं यहां पर कोई प्राइस सेट कर दूं, यहां पर कोई प्राइस सेट कर दूं, मतलब मैंने प्राइस क्या करी है, सीलिंग करी है। Maximum price ceiling refers to the imposition of upper limit on the price of goods by the government। मुझे एक बात बताओ, कोई नेसेसरी सामान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। अब वहां पर आप सोचोगे कि जहां डिमांड और सप्लाई मिल रहा है मैं वहां उसको बेचूंगा, पर मान लो अगर सप्लाई नहीं बढ़ी और डिमांड बढ़ गई तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और लोग यहां पर इक्विलिब्रियम बनाएंगे, और डिमांड बढ़ गई तो लोग यहाँ। तो आप देख रहे हो प्राइस कितना बढ़ गया, देखा आपने प्राइस कितना बढ़ गया। देन इन दिस केस गवर्नमेंट एंटर करती है और वो क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस, सीलिंग देख रहे हो हमेशा, छत की जो छत, सीलिंग मतलब आपकी जो दीवार होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक दीवार डिसाइड कर देती है जो इक्विलिब्रियम के थोड़ी नीचे होती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि आप इससे ज्यादा में इस कमोडिटी को नहीं बेच पाओगे। क्या सुना है आपने ये चीज, आपने सुना है कि गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस फिक्स कर दी है, उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। इट इज जनरली इम्पोज्ड ऑन इसेंशियल आइटम, किस पे इम्पोज की जाती है, इसेंशियल है, जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, या जो नमक है फॉर एग्जांपल। अब भैया नमक तो ऐसा है कि कोई बहुत गरीब भी है तो उसको नमक चाहिए, कोई बहुत अमीर है तो भी उसको नमक चाहिए। तो अगर सप्लायर ऐसा सोचेगा भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, अब देखो मैं तुमको 10,000 रुपए किलो में नमक दूंगा, तो भाई अमीर पीपल कैन अफोर्ड, दे कैन स्टिल डिमांड, पर क्या गरीब लोग डिमांड कर पाएंगे उस सिचुएशन में, नहीं कर पाएंगे। इन दिस केस गवर्नमेंट एंटर्स और वो क्या करती है, एक मैक्सिमम छत डिसाइड कर देती है। क्या डिसाइड करती है कि भैया ये छत है और ये छत है इक्विलिब्रियम के नीचे, तुम इससे ज्यादा प्राइस नहीं रखोगे, ये सीलिंग है, यू कैन नॉट क्रॉस द सीलिंग, यू कैन नॉट, छत के ऊपर जा सकते हो क्या, छत से निकल सकते हो क्या, नहीं, यू कैन नॉट। तो प्राइस सीलिंग। अब इसमें एक चीज आती है
वो है ब्लैक मार्केटिंग की। प्राइस सीलिंग का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग। क्या होती है ब्लैक मार्केटिंग? ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है, अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइस सील कर दी कि भैया 50 रुपए से ज्यादा कोई मत बेचना। तो मैं सप्लायर हूं ना, मैं तो लालची हूं। लालची इन द सेंस, लालची इज नॉट अ राइट वर्ड। बाकी मैं तो क्या चाहूंगा कि मेरे प्रोडक्ट का मेरे को ज्यादा से ज्यादा भाव मिले, मैं यही चाहूंगा ना। तो जब तक गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग करके रखी है, मैं माल ही नहीं बेचूंगा। नहीं बेचना, मेरी मर्जी। भले ही गोदाम में माल पड़ा है, माल पड़े पड़े भले ही कुछ भी हो जाए, मैं उसको 3 महीने स्टोरेज का खर्चा दूंगा, पर मैं मार्केट में नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने प्राइस सील करके रखा है। तो यहां पर ब्लैक मार्केटिंग इज एनी मार्केट इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर 80 रुपए डिसाइड करा है, बाकी मैं 80 रुपए में नहीं बेचूंगा। मैं उसको अब कितने रुपए में बेचूंगा? जब मेरे को 160 रुपए तुम दोगे तब मैं बेचूंगा। और तब तक मैं अपना माल क्या करूंगा? स्टोर करके रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। इस कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। समझ गए? रेशनिंग सिस्टम। टू मीट द एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट में ऑल्सो एनफोर्स रेशनिंग सिस्टम। अब रेशनिंग सिस्टम क्या है? रेशनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की जाती है टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एट अ प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस टू सप्लाई। इस केस में गवर्नमेंट एंटर करती है, जो राशन की दुकान होती है, ठीक है। अब क्या होता है वहां पे गवर्नमेंट सही दाम देती है, जो भी दाम है उनको दाम देती है उनका। लेट से 100 रुपीज केजी में कुछ चावल उन्होंने खरीद लिए। 100 रुपए केजी में उन्होंने क्या खरीदे? चावल खरीदे। और ये चावल उन्होंने कहाँ दे दिए? राशन की शॉप पे दे दिए। अब राशन पे वो गरीबों को कितने में देगी? 2 रुपीज केजी। 2 रुपीज केजी। भाई तुझे तो तेरा दाम मिल गया ना, तो खुश रहे। अब मेरी इच्छा है कि मैं गरीबों की सेवा करने चाहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ गवर्नमेंट, मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना क्या किया? 2 रुपए किलो में चावल वहां पर बेचे। तो ये होती है प्राइस सीलिंग। अब इसी का उल्टा होता है प्राइस फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मतलब देखा, अपने अपने घर की जो फ्लोर होती है, यहां पर क्या करती है गवर्नमेंट? इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई प्राइस सेट कर देती है और बोलेगा भाई ये यहां मत बेचो, थोड़ा और महंगा बेचो। थोड़ा और क्या बेचो? महंगा। क्यों ऐसा क्यों करती है? अब देखो, गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवेंस इन अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है मिनिमम प्राइस अबोव द equilibrium price fixed by the government which producer must be paid to produce. Price flooring, minimum price selling, refers to imposition of lower limit on price that may be charged from particular goods or service. When government feels that price fixed by the force of demand supply is not remunerate for the producer point of view, then fix the price above. जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई वाकई भले ही डिमांड सप्लाई यहाँ पर मीट हो रही है, बाकी तुझे और पैसा मिलना चाहिए इस चीज का, तब गवर्नमेंट थोड़ा और अपनी तरफ से बढ़ाती है और वो प्रोड्यूसर के हित में सोचती है। तो जब भी आपको एग्जाम में आए कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए कब होता है, तो आप लिखोगे प्राइस फ्लोरिंग। क्या लिखोगे? प्राइस फ्लोरिंग। पर अगर आप लिखोगे, अगर आपको एग्जाम में आता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, उनको बचाने के लिए जब होता है या उनको कम दाम में सामान मिले, तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस सीलिंग करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सीलिंग, और इसी तरह से आपका चैप्टर खत्म। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ध्यान से सुनो। देखो, लेट मी ओपन वन नोट। मेरी बात सुनो। देखो, एक है डिमांड, इसको ध्यान से समझना। एक है सप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, सप्लाई हमने 2 रन पढ़े। क्या पढ़े? 2 रन पढ़े। एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम ओनली वेरिएबल फैक्टर बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर, जिसके अंदर आता है फ्यूल, लेबर,
पावर, रॉ मटेरियल। लॉन्ग रन के अंदर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर, वी कैन चेंज एनी फैक्टर, कुछ भी बदल सकते हैं। बिल्डिंग लानी है, ले आएंगे, एग्जाम्पल बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। ये ऐसी चीजें हैं जो तुमको शॉर्ट रन में तो नहीं, अगर तुम बोलो भैया 3 महीना है, 3 महीने में जमीन, नहीं हो पाएगा। शॉर्ट रन इज लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग रन इज मोर देन 1 ईयर। समझ गए? समझ गए? अब मेरी बात सुनो, किसी भी चीज की डिमांड अगर मान लो शॉर्ट रन में बढ़ गई, शॉर्ट रन में डिमांड बढ़ गई, तो क्या जिस स्पीड से डिमांड बढ़ रही है उस स्पीड से क्या तुम सप्लाई बढ़ा पाओगे? एक बात बताओ, जिस स्पीड से डिमांड बढ़ रही है उस स्पीड से क्या तुम सप्लाई बढ़ा पाओगे? अगर आज मैंने 100 यूनिट्स की जिद्दी करी, मेरे को 100 यूनिट्स की डिमांड है, तो अगर तुम्हारी कैपेसिटी में होगा तो तुमने बना दिया, पर अगर मैंने 1000 यूनिट्स की डिमांड करी तो क्या तुम बना पाओगे क्या शॉर्ट रन में? लॉन्ग रन में तो तुम बना दोगे, नई लैंड ले आओगे, नई मशीन ले आओगे, दुनिया भर के लेबर ले आओगे। शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, शॉर्ट रन में क्या तुम मेरी डिमांड पूरी करोगे 1000 यूनिट की? तुम्हारे पास कैपेसिटी है, ये जो तुम चीजें बढ़ा सकते हो, इससे बढ़ा कर भी क्या तुम मेरी डिमांड पूरी कर सकते हो? अगर कर सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर कर सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, पर अगर नहीं कर सकते हो तो प्राइस बढ़ती है। अरे भैया मेरी बात सुनो, एक दुकान है, उसका नाम है गिफ्ट शॉप। क्या नाम है? गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप के अंदर फोर ग्लास है, 4 ग्लास है जो बहुत एस्थेटिक है, बहुत ट्रेंडी है, 4 ग्लास है। अब ये इतने डिमांड में हो गए आजकल, जैसे अगर आपको, चलो 4 ग्लास हटाओ, आपको स्पिनर का जमाना याद है? स्पिनर, वो जिससे अपन दिन भर खेलते रहते थे, ऐसे 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 ऐसे। मेरे पास था, मेरे पास है, मुझे नहीं पता कहाँ रखा है, बट आई हैव दैट। ओके, स्पिनर, उससे हम पूरे टाइम खेलते थे। आई रिमेम्बर इतनी ज्यादा डिमांड थी, पर क्या उस स्पीड से सप्लाई बढ़ पाया? नहीं। उस केस में 50 रुपए का स्पिनर भी दुकानदार ने 150 रुपए में बेचा है। जिसको खरीदना है खरीद लो, नहीं तो मैं तो ज्यादा कमाऊंगा। तो शॉर्ट रन में, इन अ शॉर्ट रन, सेलर कैन क्रिएट एबनॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो तुम शॉर्ट रन में, पर क्या लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो? नेवर। लॉन्ग रन में कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि तब तो सप्लाई बढ़ी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना पीरियड, फॉर एग्जाम्पल क्या? कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड में मास्क, भैया मैं क्या बताऊं, कोई मास्क ही नहीं खरीदता था। मास्क मतलब डॉक्टर, मास्क मतलब जो डॉक्टर है वो मास्क पहनता है, हम क्यों पहने? या हॉस्पिटल जा रहे हैं कभी कभी तो ऐसे पॉल्यूशन में दिल्ली वालों को देख के लगता था अरे कौन पहनता है। बट मास्क उस टाइम पे जो लिटरली 20 रुपए का भी नहीं होगा, मैंने वहां पर 500 रुपए देकर भी मास्क खरीदते हुए देखा है, और आपने भी देखा होगा, क्योंकि उस टाइम डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम मैं कह रही हूं, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, जहां पर मैं मेरे फिक्स फैक्टर नहीं बदल सकती। शॉर्ट रन वाले वेरिएबल फैक्टर से जितना काम चला रही हूँ कल चला रही हूँ, बाकी नहीं हो पा रही है अगर मेरी डिमांड पूरी, तो मैं क्या करती हूँ? प्राइस बढ़ा देती हूँ। क्या करती हूँ? प्राइस बढ़ा देती हूँ। और इस कंडीशन में सप्लायर या प्रोड्यूसर क्या कमाता है? एबनॉर्मल गेन्स कमाता है। समझ गए? इसी तरह से आपका आखिरी चैप्टर का समापन हुआ, इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का समापन हुआ, और आई होप आपको समझ आया हो। अब हम शुरू करने वाले 12th की इकोनॉमिक्स देखती हूँ या मैक्रो स्टार्ट करते हैं, आई विल डिसाइड। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।